दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे, आज जो टॉपिक है मैं आपके सामने लाया हूँ एक्सटेंशन एंड री एम्प्लॉयमेंट पे क्या है लॉ और क्या है इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये जो है पर्टिकुलरली मैं हिमाचल प्रदेश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ही आज मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के जो है डिफरेंट रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, तो इसलिए मैं कन्फाइन कर रहा हूँ जो हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये चीज़ आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए, इससे पहले कि मैं ले जाऊँ उन प्रोविज़न की तरफ, प्लस जो कोई केस लॉ इसके ऊपर अवेलेबल जो मुझे अभी तक मिला है सर्च करके उसके ऊपर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सहयोग बनाए रखें। काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट दें, अपना फीडबैक देते रहें और मुझे बताएं कि जो मेरी वीडियो है वो या टॉपिक्स है वो आपको पसंद आए या नहीं आए, या आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक में मुझसे चाहते हैं कोई वीडियो बनाना, तो काइंडली वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करता हूँ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन बीच में कई बार वीडियो में कभी वॉइस का इशू हो जाता है, कभी वीडियो का आता हूँ, तो यू ऑल विल बियर विद मी, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। तो चलिए, मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ क्या है वो प्रोविज़न। ये जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, एक्सटेंशन एंड री एम्प्लॉयमेंट चैप्टर 22 है। ये जो हैंडबुक ऑन पर्सनल मैटर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाले हुए 3 वॉल्यूम 2 में है। चैप्टर 22 रिलेट्स टू एक्सटेंशन एंड री एम्प्लॉयमेंट। जो चैप्टर 22.1 है वो सुपर एनुएशन है, वो तो सबको पता ही है कि दैट इज गवर्न बाय रूल 56 जो फंडामेंटल रूल्स के है। यूजुअली जो है यहाँ पे रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स है स्टेट गवर्नमेंट में। फिर 22.2 में जो बताया गया डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन एंड री एम्प्लॉयमेंट। द टर्म एक्सटेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म री एम्प्लॉयमेंट, यानी एक्सटेंशन तो जो है सेम जॉब में कंटिन्यूटी मिलती है और उसके कुछ डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन री एम्प्लॉयमेंट जो है यानी कि एक बार ये सुपर एनुएट हो गया फिर उनको री एम्प्लॉयमेंट दी गई है उसी जॉब पे या किसी और जॉब पे भी हो सकती है। और 22.3 जो है एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट ओनली इन रियली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अक्सर ये देखने में आया है कि कुछ लोग एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते रहते हैं, जिससे कि इफेक्ट पता है जो कि नेक्स्ट इन लाइन होते हैं प्रमोशन के लिए। तो लेकिन ये प्रोविजन भी ये कहता है एक्सटेंशन बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में देने हैं। वो क्या है, मैं आई रीड इट आउट फॉर यू। On attaining the age of superannuation, retirement is automatic, and in the absence of specific order to the contrary by the competent authority, government servant must retire on the due date. The date of superannuation of a government servant is known in advance and ordinarily. There should not be the question of failure to make arrangements for his release sufficiently in advance. It is the responsibility of the administrative authority concerned to ensure that the government servants under their control so retire. It would be appreciated that in each case of extension or re-employment, it is not only the next man who misses promotion, but often several people miss consequential promotions all along their hierarchical strata. तो ये एक बहुत ही एक फैक्ट है कि सिर्फ ना जो नेक्स्ट प्रमोशन में जिसने उस पोस्ट पे आना है, बट उससे नीचे भी बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान हो जाता है, जो उनकी प्रमोशन भी उस तरह से जो है जेओपार्डाइज हो जाती है। तो इसलिए जो है ये इसमें कहा गया कि एक्सेप्शनल केसेस में होनी चाहिए। 22.4 जो है क्राइटेरिया फॉर एक्सटेंशन ऑफ री एम्प्लॉयमेंट है। तो विद रिगार्ड टू द ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन री एम्प्लॉयमेंट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड। नो प्रपोजल फॉर एक्सटेंशन ऑफ सर्विस री एम्प्लॉयमेंट बियॉन्ड एज ऑफ सुपरएनुएशन शुड ऑर्डिनरली बी कंसीडर्ड। होना ये चाहिए कि ना कंसीडर की जाए। फिर ये सारे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, वो कौन से है सर्कमस्टांसेस है। जैसे नंबर 1 दैट अदर ऑफिसर आर नॉट राइप एनफ टू टेक ओवर द जॉब, यानी कि जो नेक्स्ट इन हियरार्की है या तो उनकी सर्विस कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है या इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो उस पोस्ट को होल्ड कर सके। लेकिन ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि जिन्होंने इतने साल से जॉब की उनका एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो नेक्स्ट पोस्ट को भी होल्ड कर पाए। दैट रिटायरिंग ऑफिसर इज आउटस्टैंडिंग मेरिट, ये बहुत ही एक एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल केस में हो सकता है कि बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हो, उसकी सर्विसेज को जो है कंटिन्यू रखा जाए। तो ये बहुत ही एक रेयर चीज़ है। इन दो सर्कमस्टांसेस को इसमें जो है नरेट किया गया है मेनली, जिनके बेसिस पे एक्सटेंशन दी जा सकती है। फिर 22.5 है नो एक्सटेंशन इन सर्विस ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स टू बी अलाउड, किसी भी हालात में जो है कंपैशनेट ग्राउंड पे कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। 22.6 में प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग केसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस री एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये एक पूरा प्रोसीजर जो है एलोबरेटली जो है ले डाउन किया गया है, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से जो है ये प्रोफॉर्मा भी दिया गया है। इस प्रोफॉर्मे के ऊपर जो है केस जो है मैटर टेकअप होना है।
22.7 जो है curtailment of the period of extension री-एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पीरियड ऑफ एक्सटेंशन है उसको कट शॉर्ट भी किया जा सकता है। ये 1945 की जो है इंस्ट्रक्शन है। और फिर 22.8 में नो प्रमोशन ड्यूरिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में कोई फर्दर प्रमोशन नहीं होगी, ना एलिजिबिलिटी होगी। 22.9 जो है पे से रिलेटेड है। 22.10 है ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस। ये केसेस दिए गए कि इनमें तो एक्सटेंशन होनी ही होनी जैसे कि ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 2 years इन सर्विस ऑन अटेनिंग एज ऑफ सुपरएनुएशन फॉर फ्रीडम फाइटर। तो और अब तो शायद ही कोई फ्रीडम फाइटर ऐसा बचा हो जिसको कि ये बेनिफिट मिल सकता हो। और जो लेकिन ये सेकंड है ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन इज सर्विस टू नेशनल स्टेट अवार्ड विनिंग टीचर्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये जो है इस चीज़ का जो है अभी भी जो बेनिफिट दिलाया जा सकता है। और 22.11 में नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इन कॉर्पोरेशन बोर्ड्स कंपनीज और ऑटोनोमस बॉडीज, ये इससे रिलेटेड है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ इससे रिलेटेड जो भी केस लॉ है, क्या है वो केस लॉ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है एक ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन है जो कि मुझे मिला इसी पॉइंट पे। वो उसमें प्रेयर थी, चैलेंज किया गया था, किसी की एक्सटेंशन हो रही थी आगे। With the consent of the appearing parties, the original application which has been filed on the following substantive prayers, wide para 16.1 and B, is taken up for disposal at the admission stage. 16.8 to issue the writ of certiorari or direction of nature thereof, quashing the impugned order dated so and so, being necessary to of the writ petition as unconstitutional and illegal and contrary to the law with all consequential liabilities upon the respondent number 2 for refunding entire amount received by him during the said period of re-employment along with interest thereon at 18% with further prayer to call for quash and further order for re-employment issued during the pendency of this writ petition of having been issued during the pendency of this writ petition or having been इसमें क्या हुआ था कि एक एक्सटेंशन मिली थी, एक बार एक्सटेंशन मिली, किसी ने एक्सटेंड किया, जब दोबारा एक्सटेंशन मिली थी तो ये केस किया गया और इसमें ये कहा गया कि जो इनको पहले भी एक्सटेंशन मिली है, जो उसमें भी पैसा मिला, ये भी सारा रिफंड किया जाए। ये भी एक इसमें लीव थी। और जो सेकंड रिलीफ है वो थी टू इशू ए रिट ऑफ मैंडामस एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्शन नेचर देयरऑफ डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट टू होल्ड डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर and consider the petitioner for the same and thereafter promote the one found suitable and eligible with effect from such and such date with all consequences। यानी कि इसमें काफ़ी सारे petitioner ने कहा था, जो है ये मेरिट कम सीनियोरिटी का केस था, तो इसलिए उसमें काफ़ी सारे लोगों को कंसीडर करना था, जो भी मेरिट में है उसको कंसीडर करके प्रमोट किया जाए। जो फैक्ट्स थे वो इस तरह से, द प्रिसाइज ग्रीवेंस रेज्ड बाय द applicants block medical officers थे इसमें is that though at the relevant time they fell within the zone of consideration for promotion to the post of chief medical officer, yet owing to re-employment of private respondent number 2 who inter alia was promoted as CMO only about a month back, why notification dated 9 January 2014 next year P2 आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, यानी कि उनको 1 मार्च 2014 से 28 फरवरी 2015 तक की दी गई थी एक्सटेंशन। देयर प्रमोशनल एवेन्यूज वर एडवर्सली अफेक्टेड। द इम्प्यून नोटिफिकेशन ऑफिस ऑर्डर डेटेड 15 February 2014 नेक्स्ट ईयर P3 ग्रांटिंग री-एम्प्लॉयमेंट टू प्राइवेट respondent number 2 is said on behalf of the applicants on the ground that the same is against instructions 22.3 and 22.4 chapter 22 of the Handbook of Personnel Matters volume 2 at page 669 onward in as much as the twin prerequisites। ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको पहले पढ़ के बताई थी उन्हीं का वाला है, तो उसमें जो ट्विन प्रीरिक्विजिट्स यानी कि जो दो कंडीशन थी वो ये थी दैट अदर ऑफिसर्स आर नॉट राइट एनफ टू टेक ओवर द जॉब, यानी कि दूसरा कोई ऑफिसर जो है अभी उनकी जो है सर्विस कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, और या दैट द रिटायरिंग ऑफिसर इज ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट वर नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड इन द प्रिवेलिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस फॉर द रीजन दैट एज मेनी एज 5 ऑफिसर्स applicants were ripe enough to take over the job
and private respondent 2 was promoted and a while ago could not be said to be of outstanding merit by any stretch of imagination. तो इसमें यह चैलेंज था कि ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे थे और यही जो है इसमें ग्राउंड दिया गया था. तो in support of the above contention, the applicants are relying upon the judgment rendered by the Honorable Supreme Court in McLeod and Company Limited versus Workman so and so. उसका जो है पैरा यहाँ पे कोट किया गया. मैं ये जजमेंट भी अभी आपको दिखाऊंगा. In the above backdrop, two aspects inter alia emerge. Firstly, the term of re-employment of private respondent number 2 is already over. Secondly, consequent upon which one of the applicant might have been by now promoted CMO, qua which the learner counsel for the applicant does not have readily available instructions. The applicants, or in a sense, one of them is claiming promotion as CMO from the due date that is on and with effect from the retirement of the private respondent number so and so. ये सारे इसमें जो है फैक्ट्स की नोरेशन आई है. फिर अल्टीमेटली इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस the transferred application is disposed of with a direction to respondent number 1 through the Additional Chief Secretary Health and Family Welfare to the Government of Himachal Pradesh to look into the matter in the light of what has been said herein above and proceed further in accordance with the rule law by holding DPC for promotion to the post of CMO in case such an exercise has not already been undertaken. While doing so, all eligible officers, including the applicants in case they also fall in the zone of consideration, shall be considered for such promotion. The prayer of the applicants for notional promotion during the period private respondent number 2 was on re-employment from so and so may also be considered by the competent authority in accordance with rule law by devising an appropriate mechanism including creation of supernumerary post. और फिर इसमें जो एक टाइम बॉम्ब डायरेक्शन दी गई. फिर पैरा 11 में इट शेल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स टू प्रोड्यूस द कॉपी और ये फिर जो है कॉपी उनके सामने दी गई. तो ये कौन सी है ये जजमेंट मैं आपको दिखाता हूँ. ये जो है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शिमला की थी बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी.के. शर्मा चेयरमैन एंड ऑनरेबल मिस्टर प्रेम कुमार मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव. जो ये रिपोर्टेड है लेटेस्ट हिमाचल लॉ जर्नल 2015 टू HP 1609 और 2016 STPL 9443 HP में. और केस का टाइटल जो है डॉक्टर संजय शर्मा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ HP है. TA नंबर 577 ऑफ 2015. ये डिसीजन आया था 6 अक्टूबर 2015 को. और इसमें जिस जजमेंट का जो रेफरेंस आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. वो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जजमेंट है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस PB गजेंद्र गरकर एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के.सी. दास गुप्ता की है. मैकलियोड एंड कंपनी वर्सेस वर्कमैन है और ये साइटेशन सारी इसमें ऊपर दी है. और इसमें क्या फैक्ट्स है. इनफैक्ट इसमें जो है 2 इशू इन्वॉल्व थे. तो जो एक इशू है उससे तो हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन जो एक इशू जो कंसर्न है हमारा वो था ये हाईलाइटेड पोर्शन में जैसे आप देख पा रहे हैं. And they urged that the practice started by the appellant of re-employing retired person should be discontinued. In regard to the second claim, the tribunal has ordered that the appellant should stop the re-employment of retired workmen in the category of clerk above C grade. और elaborately जो है इसको जो है पैरा 5 में डिस्कस किया गया है. That takes us to the respondent's claim that the practice of employing retired men would be stopped. Mr. Shastri contends that in acceding partially to the demand made by the respondents, the tribunal has overlooked the fact that the re-employment of the retired person was mainly inspired by the humanitarian consideration when it appeared to the appellant that some employees who had retired found it difficult to maintain themselves and their families. The appellant sympathetically and generously considered their request for re-employment, and that is the basis on which some of the re-employments have been made. It may be considered that some of the re-employments may have been actuated by humanitarian motive, and the appellant cannot therefore be blamed on that account. But there are some other factors in relation to this problem of re-employment which cannot be ignored. It appears that as many as 6 persons have been re-employed, and the correspondence between the parties on the subject shows that the respondents felt that the policy adopted by the appellant in re-employing the retired personnel was not
based solely on humanitarian grounds. When the respondents had raised a dispute on this point in 1960, the state government had refused to make a reference on the ground that only 4 cases of re-employment had been brought to its notice, and so the problem did not call for any consideration at the stage. Thereafter, respondents represented to the government I'm sorry. Respondent, besides, it does appear that when retired persons are reemployed, they are paid a much smaller salary for doing the same work than they were drawing before retirement. Take, for instance, a case of Chandi Charan Banerjee. Before he retired, he was drawing a basic salary of ₹380 and DNS allowance. On his employment, he got a consolidated salary of 250 without any DNS allowance, and that means that the reappointed employee was getting about half his former wages for doing the work. This aspect of the matter introduces serious infirmity in the appellant's case, as it was presented before Mr. Shastri. If re-employments are made on the basis of reduced salary, that really means that the appellant is introducing a wage structure in respect of the re-employed personnel, which is definitely inferior to the wage structures. Besides, if the senior persons are re-employed after retirement, that is apt to retard or hamper the prospects of promotion to which the junior employees are entitled to look forward. ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आई है इसमें ऑनरेबल पैक्स कोर्ट की, और इट इज इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स दैट द क्वेश्चन पोज्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स डिमांड मस्ट बी कंसीडर्ड. Thus considered, we see no justification for Mr. Shastri's grievance that the limited direction issued by the award is either improper or unjustified. तो ये जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, और इनफैक्ट ये इसी तरह का जो रूल्स में भी प्रोविजन जो मैंने अभी पहले रीड आउट किया था आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि इस तरह से जो है बिना सोचे समझे और एज ए मैटर ऑफ कोर्स जो है रीएम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट पर्सन इन लाइन होते हैं नीचे तक उनकी सबकी जो है प्रमोशन अफेक्ट होते हैं, करियर डवर्स होते हैं और वो डिमोरलाइज होते हैं. और तो इस तरह से जो है ये था केस लॉ इस पॉइंट पे जो मुझे अभी तक सर्च करके मिला. यदि आपकी भी नोटिस में नॉलेज में कोई इसी से रिलेटेड केस लॉ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में नीचे आप ज़रूर उसका हवाला दें, ताकि मैं उसे भी आगे एक नई वीडियो बना के ऐड करूं ताकि सबका बेनिफिट हो. तो थैंक यू वेरी मच. काइंडली अपना सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, सब्सक्राइब, और जो है शेयर भी करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें इसी तरह से. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव ए गुड डे.